हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी द्रोणियों की। ये तो देखो हमने हिमालय नदी द्रोणी में गंगा और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाना। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि नर्मदा नदी, क्या है ये नर्मदा नदी द्रोणी की बात कर लें तो खास करके ये देखिए उद्गम स्थल इसका कहाँ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक जगह है अमरकंटक, क्या है अमरकंटक पर्वत है, अमरकंटक में इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से ये नदी बहती है। और ये देख रहा अमरकंटक की पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थल है। और ये कितनी है लंबाई, कितनी है इसकी 1312 किलोमीटर, कितनी है 1312 किलोमीटर ये मात्र जो है बहती है। और इस ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा एरिया जो कवर करता है खास करके इसका जो नर्मदा नदी का वो करता है मध्य प्रदेश, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि शक्कर, दुधी, तवा, गजल आदि। तो क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बता सकते हो जो है नर्मदा नदी की है। और ये देखिए द्रोणी कहाँ पर इसकी मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ये दो राज्यों को कवर करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में ही ये बहती है। गुजरात में एरिया इसका कम बहता है लेकिन मध्य प्रदेश को ये ज़्यादा कवर करती है। विशेषता है समुद्र तक पहुंचने में निकट जो है संगमरमर में गार्ज और धुआंधार प्रपात का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा संगमरमर से बना हुआ एक प्रकार का निकट वाला गार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे खास करके धुआंधार जलप्रपात, देखिए आपने सबने पढ़ा होगा जबलपुर, क्या सुना है जबलपुर। जो जबलपुर है ना ये खास करके देखा जाए छतरपुर हो गया आपका और खजुराहो हो गया आपका, इनके पास में ही जबलपुर भी उपस्थित है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जिसको कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। ये मतलब जो सैलानी होते हैं ना खासकर उनको आकर्षित करने वाला सबसे बढ़िया भारत का सबसे अच्छा जलप्रपात है। जलप्रपात को हम कहते हैं झरना, क्या कहते हैं इसको हम बोला जाता है झरना। जलप्रपात होता है झरने को कहते हैं, पानी का झरना होता है जो ऊपर से नीचे गिरता है, इसे कहा जाता है झरना, ठीक है। और समथिंग कहा जाता है इसकी किसी 100 मीटर की ऊंचाई है, कितनी 100 मीटर ये ऊंचा होता है, ठीक है। तापी द्रोणी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा में श्रृंखला से ये उत्पन्न होता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से नदी जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, ध्यान रखना। और 724 किलोमीटर ये लंबाई है इस नदी की। पूर्ण, गिरना और पंझरा करके इसकी जो सहायक नदियां हैं और मध्य प्रदेश तथा गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट को कवर करती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से ही बहती हुई कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। देखिए इसको बताना भूल गए, नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है, अरेबियन ओशियन में ये भी गिरती है, और अरेबियन ओशियन में आपकी तापी द्रोणी भी गिर रही है, इनके अरब सागर में दोनों गिरती हैं। और यह नर्मदा समानांतर एक अंश जो है घाटी में बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी की एकदम समानांतर बहती है लेकिन ये समानांतर एक अंश घाटी से बराबर में ये बहती है, ठीक है। एक तरफ जैसे मान लीजिए ये अंश घाटी है, यहाँ नर्मदा बह रही है और यहाँ तापी बह रही है, तो समानांतर एक दूसरे के लगभग बहती हैं ये। गोदावरी द्रोणी की बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोदावरी द्रोणी की अगर मैं बात करूँ ना तो गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। तो क्वेश्चन आता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा नासिक में है। और ये नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर है। और ये देखिएगा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं पूर्ण, वर्धा, प्रिहंता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी सहायक नदियाँ में आ जाती हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये इसको एरिया को कवर करती है, खास करके माँ जो है आपकी गोदावरी। तो इसलिए गोदावरी को देखा जाए दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। ये क्या है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी है और इसको खास करके दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग महानदी की। महानदी की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की मुख्य भूमि में इसका उद्गम स्थल होता है और कहीं ना कहीं अमरकंटक से ये भी उत्पन्न होती है। और ये 860 मीटर, कितनी 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं शिवनाथ, मांड और दया, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। वहीं पे उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में ये बहती है, इसकी जो नदी द्रोणी है ये। और बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे नर्मदा और तापी को छोड़कर गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये कावेरी, ये सारी नदी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कृष्णा अगर हम बात करें, यहाँ महानदी की बात में कृष्णा द्रोणी की बात कर लें तो कृष्णा द्रोणी की अगर हम बात करें, देखिए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट ये उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर,
ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर करके, वहाँ से खास करके देखा जाए तो कृष्णा नदी जो है उत्पन्न होती है, निकलती है, बनती है और 1400 किलोमीटर ये लंबी है। और ये तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा और मूसी तथा भीमा जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और तुंगभद्रा नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत का एक सबसे बड़ा साम्राज्य भी कहा जाता है और दक्षिण भारत के सबसे बलशाली अगर राजा और प्रसिद्ध राजा जो रहे वो रहे कृष्णदेव राय। तो ये तुंगभद्रा नदी इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है। और कृष्णा नदी पे आपको बता दें एक जो है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध भी यहाँ बना हुआ है। और महानदी पे जो बना हुआ है वो बना हुआ है कौन सा, हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा बना है, हीराकुंड जो है बांध महानदी पे बनाया हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी से में जो है गिर जाती है, ये भी जो है कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। अब बात करते हैं कावेरी द्रोणी की, तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी जो श्रृंखला है वहाँ से ये उत्पन्न होती है कावेरी द्रोणी और जाके 760 किलोमीटर ये क्या करती है, अपने क्षेत्र को कवर करती है, इनकी लंबी है। वहीं ये अमरावती, भवानी में जो है हेमावती तथा काबिनी करके इन क्षेत्रों से ये होकर ये गुजरती है, ये उसकी नदी द्रोणियों में आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं अमरावती की, तो ध्यान रखना कि बौद्ध से संबंधित बौद्ध स्तूप अमरावती का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है। उसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो ये देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में होकर बहती है। अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे देखिएगा इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो कुदलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुदलूर जगह है, दक्षिण का पार्ट है खास करके, वहाँ जाकर ये गिर जाती है। अगर हम बात करें तो जिन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है उससे हम बोलते हैं बारहमासी नदियाँ। ठीक है, क्वेश्चन आता है बारहमासी नदियाँ किन्हें कहते हैं, तो वे नदियाँ जिनमें पूरे वर्ष यानी कि पूरे साल जो है पानी रहे तो उनको हम बारहमासी नदियाँ कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें नदी तंत्र क्या है, तो ध्यान रखिए किसी नदी और उसकी अब सहायक नदियों के समूह को हम नदी तंत्र कहते हैं। मान लीजिए ये गंगा नदी है और इसकी जो सहायक नदियाँ यहाँ पे आ रही हैं, तो इनकी जो पूरा जो क्षेत्र पड़ेगा ना उसे हम नदी तंत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है, सिंधु जल समझौता क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वहीं दूसरी बात करें जो पाकिस्तान के अयूब खान थे उनके बीच में ये समझौता हुआ था और ये 1960 में हुआ था। और इसमें ये सिस्टम हुआ कि क्योंकि ये जो सिंधु नदी है वो भारत के इलाके बहुत कम कवर करती है और पाकिस्तान को ज़्यादा, तो जो सिंधु नदी का जो पानी होगा ना तो उसमें 20% कौन लेगा, भारत लेगा, और 80% पानी कौन इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। और भारत के प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जो पाकिस्तान के थे उनके बीच में ये समझौता हुआ था। हम बात करते हैं हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन की क्रिया करती हैं। अपर्दन क्रियाएँ क्या होती हैं कि जब ऊपर ऊंचाई से जब नदियाँ नीचे आती हैं तो होता क्या है, तो बहुत तेज़ी से जब नीचे आती है तो आसपास की मिट्टी को अपने साथ बहा लेती हैं, काट लेती है, कि स्पीड से आया हुआ पानी आसपास के क्षेत्रों के करता है, बहा लेता है। तो इसलिए तीव्र अपर्दन यहाँ पे होता है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट व बालू का जो है संवहन करती हैं और इसीलिए नदियों में सिल्ट और बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कहाँ से आती है, पहाड़ों से जो पत्थर होते हैं उनको काटते हुए अपने साथ ये नदी नीचे लेकर आती हैं। हिमालय की नदियाँ जो है कह सकते हैं मध्य में एवं निचले भागों में क्या बनाती है, विसर्प, गोमुख तथा निक्षेपण बनाती हैं, निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखिए हिमालय नदियों में किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, तो हिमालय नदियों में विसर्प का निर्माण होता है, गोखुर झीलों का निर्माण होता है और निक्षेपण जो आकृतियाँ हैं उनका निर्माण यहाँ पे होता है। और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं जैसे कि सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अगर हम अंतर की बात करें तो क्या है, हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों की अगर हम बात करें तो इनमें अंतर क्या है, देखिएगा हिमालय नदियों में देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमालय नदियाँ कहलाएंगी, वहीं पे अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, इसलिए इन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। इन हिमालय नदियों में क्या होता है कि ये पर्वतों से पिघलने वाले हिम व वर्षा का जल इसमें होता है, क्योंकि हिमालय नदियों में अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ का जो पहाड़ है हिमालय जो है पिघलकर नदियों में पानी पहुँचा देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्षा का ही जल, ये वर्षा पर ये निर्भर करती है, बारिश होगी तभी यहाँ की नदियों में पानी होगा, नहीं तो ये सूख जाएंगी। ठीक है, इनकी लंबाई कम होती है, हिमालय नदियाँ जो होती हैं उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं, वहीं पे इनकी लंबाई अधिक होती है। किसकी, प्रायद्वीपीय नदियाँ लंबी होती हैं जबकि हिमालय नदियाँ लंबी नहीं होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गंगा की मुख्य धारा जो है भागीरथी
गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से जगह है गंगोत्री हिमानी, वहाँ से क्या निकलती है, भागीरथी निकलती है। वहीं पे अलकनंदा क्या करती है, भागीरथी से मिल जाती है। जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ पर मिलती हैं आपस में, देवप्रयाग में मिलती हैं ये। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और देवप्रयाग कहाँ है, हरिद्वार में है। और यहाँ हरिद्वार के पास क्या होता है, पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ देती है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि भाई गंगा नदी जो है पर्वतीय इलाके को यानी पर्वतीय भाग को किस जगह पर छोड़ती है, तो आप बता सकते हो हरिद्वार में गंगा जो है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ देती है और मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्पीड जो होती है गंगा की वो भी कम हो जाती है। मैदान में आएगी तो क्या होगा, इसकी जो धारा की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में क्या कहते हैं, हम सांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है, जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। और ये डेल्टा खास करके देखा जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनी नदी जिसका नाम है मेघना, उससे क्या होता है, इस डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरवन डेल्टा। और ये कहाँ पर है, ये सुंदरवन डेल्टा जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसमें जो सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेड़ उगते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं और उन पेड़ों का नाम है सुंदरी। ठीक है, ये सुंदरी के पेड़ ज़्यादा होने की वजह से इसका नाम भी सुंदरवन डेल्टा पड़ गया है। तो चलिए अब बात करते हैं हम नमामि गंगे की। नमामि गंगे परियोजना क्या है, यह वह परियोजना है जिसमें सरकार ने, खास करके भारत सरकार का मेन उद्देश्य क्या है, सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई हमारी जो राष्ट्रीय नदी है गंगा उसको क्या किया जाए, उसको शुद्ध किया जाए, साफ़ किया जाए। यानी उसमें जितनी प्रदूषित जो हो रखी है, इतना ज़्यादा प्रदूषण उसके अंदर है, उस प्रदूषण को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए और गंगा का कायाकल्प किया जाए। ठीक है ना। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो देखिए नर्मदा नदी क्या करती है, धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। और ये धुआंधार जो प्रपात है, खास करके ये झरना जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और कहाँ पर, जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये झरना उपस्थित है। झीलों की उपयोगिताएँ क्या हैं, आखिरकार झीलें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें झीलें जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, तो ध्यान रखना झीलें पहले समझ लीजिए झीलें होती क्या हैं। इनकी चारों ओर से स्थलीय भाग से घिरा हुआ पानी का भाग झील कहलाता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये क्या, देखिए बाढ़ की रोकथाम ये करती है, बाढ़ को रोकने का काम करती है। यानी कि जब पानी अधिक मात्रा में होता है तो कहीं ना कहीं ये झीलें क्या करती हैं, उन पानी को अपने पास जो है स्टोर कर लेती है और बाढ़ की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नदी के बहाव को सुचारू बनाना, यानी कि नदी के जो बहाव है उसको आराम से तरीके से बनाता रहे, कम पानी आता तो वो झीलें वहाँ पहुँचा देती हैं। सिंचाई में सहायक होती हैं, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं क्योंकि आसपास काफ़ी जलीय जीव होते हैं और जो है कह सकते हैं पक्षी हैं, अभ्यारण्य वगैरह भी स्थापित हो जाते हैं यहाँ आसपास। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का एक लुभावना दृश्य बन जाता है जहाँ पे पर्यटक जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे घूमने जाते हैं। जलीय पारितंत्र का निर्माण भी होता है और ये उसको संतुलित भी बनाए रखता है। जलवायु को सामान्य बनाए रखना और नमक का निर्माण भी करता है। देखिए झीलें दो प्रकार की होती हैं, खारी झीलें और मीठी झीलें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो पढ़ा है वो आखिरकार क्या, मतलब कितना हम लोगों ने पढ़ा है और मतलब कितना वो हमने वो सीखा है, इसके बारे में जानकारी है। ये एक हल्का सा टेस्ट है जो आप लोगों को लगाना है और इनके आंसर्स जो है कमेंट के माध्यम से आपको देने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है उसको आपको पूछना है। ठीक है ना। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी वीडियो में हम लोगों ने देखा है, ठीक है, उसमें जो रिलेटेड जो अगर आपने सही तरीके से वीडियो को देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक दो क्वेश्चन में अगर देखो यहाँ पर देखा जाए तो करता हूँ मैं, देखिए जैसे धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये आपको आंसर बताना है किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, ये आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये भी आंसर आपको यहाँ पे लगाने हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, आपको ये बताना है कि सिंधु नदी कहाँ से उत्पन्न होती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है, आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक है ना। तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।